हेलो फ्रेंड्स, सो वी विल स्टार्ट विथ सिक्योरिटी पार्ट। जो हम नवंबर मंथ की पढ़ रहे थे उसका सिक्योरिटी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो दैट टॉपिक उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा जो है ये मैंने आपको PT 365 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो आया था हमारा वो भी मैंने पढ़ाया है आपको। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो था हमारा 2019 वाला, तो उसको भी मैंने आई थिंक कवर किया था आपको PT 365 में। बट लेट अस स्टार्ट, इसको मैं ब्रीफ में आपको पढ़ाऊंगी, मैं ज़्यादा मतलब उसको एलाबरेट नहीं करूँगी। तो उस हिसाब से आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। बट मेन जो टर्म्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है अभी उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल जो है अडॉप्ट किया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का। हुआ क्या था कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो था वो पहली बार 2019 में लाया गया जब वो जजमेंट आया, पुट्टू स्वामी का जजमेंट आया, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को उन्होंने जोड़ा आर्टिकल 21 के अंदर कि वो भी हमारा राइट है। तो उस टाइम पे ये बिल लाया गया और उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया कि वो एग्जामाइन करे उस बिल को और उसमें क्या क्या फ्लॉज है और उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़नी है, क्या क्या चीज़ें हटानी है, उन चीज़ों को वो करे। और वो जो रिपोर्ट थी जो भी हमारा ये आया था मतलब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो हमारा कौन सी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी? जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी किससे रिलेटेड है? तो आपको याद होना चाहिए दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। बिकॉज एक बार क्वेश्चन आया था वेस्टर्न घाट से रिलेटेड दो कमेटी के बारे में पूछा गया था, दैट इज कस्तूरी रंगन एंड गडगिल कमेटी। ओके, सो यू हैव टू लर्न इट वेरी थॉरली। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उन्होंने अभी रिपोर्ट जो है अभी उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है रिपोर्ट का सबमिट किया है। ओके, तो सबसे पहले हम डेटा प्रोटेक्शन होता क्या है वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटास क्या होते हैं वो। ओके, तो सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है? डेटा प्रोटेक्शन मतलब वो प्रोटेक्शन होता है कि जो भी हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का डेटा अगर कलेक्ट कर रही है तो वो उस पॉलिसी और उसको प्रोसीजर्स को बनाए कि जो है डेटा ब्रीच जो हो रहा है, उनकी प्राइवेसी में जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दैट इज डेटा प्रोटेक्शन रिफर्स टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सीकिंग टू मिनिमाइज इंट्रूजन into the privacy of an individual caused by collection and usage of their personal data. तो इसलिए पर्सनल डेटा ज़रूरी है और इट एश्योर्स दैट कि डेटा जो है वो करप्टेड नहीं है। अगर आपका डेटा प्रोटेक्शन हो रहा है तो डेटा जो है करप्टेड नहीं है और वो सिर्फ एसेसिबल है सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए, मतलब जो रेगुलेटरी लीगल पर्पसेस है उन्हीं के लिए यूज़ किया जा सकता है, वरना आपका डेटा जो है सेफ है, आपकी प्राइवेसी जो है बची रहेगी। और ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल की और रेगुलेट करते हैं जो भी डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिस्क्लोजर कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को। और ये अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा एंड सप्लीमेंट इट बाय प्रोवाइडिंग रेमेडीज फॉर अनऑथराइज्ड एंड हार्मफुल प्रोसेसिंग। तो दैट इज डेटा प्रोटेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा। तो अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा हमारा दो टाइप से क्लासिफाइड होता है, दैट इज वन इज पर्सनल एंड सेकेंड इज नॉन पर्सनल। तो पर्सनल डेटा वो होता है जो हमारे एट्रीब्यूट्स, हमारे ट्रेड्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं, जो एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो पर्सनल डेटा है दैट इज नेम ऑफ, मेरा नेम हो जाएगा करिश्मा तिवारी। तो उस हिसाब से जो है हमारा जो डेटा है मतलब पर्सनल डेटा वो हमारा हर जगह चला जाएगा, सबको पता चल जाएगा। फिर नॉन पर्सनल डेटा जो है वो डेटा होता है जो कि इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन पर्सनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो वाइल एन इंडिविजुअल्स की एक जो खुद की लोकेशन है इंडिविजुअल की, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रह रही हूँ जोधपुर में तो मेरी जो लोकेशन है अगर मैंने मेंशन करती तो दैट कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल डेटा। अगर इंफॉर्मेशन और अगर ये हमारा पर्सनल डेटा हो जाएगा। बट इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल ड्राइवर्स लोकेशन विच इज ऑफन यूज टू एनालाइज ट्रैफिक फ्लो इज नॉन पर्सनल डेटा। मतलब मैं किसी अगर कैब में बैठी हूँ तो वो मेरा नॉन पर्सनल डेटा होगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पर्सनल डेटा क्या होता है, जो इंडिविजुअल को डिफाइन करता है, और नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, जो इंडिविजुअल को डिफाइन नहीं करता बट उससे रिलेटेड होता है। ओके, फिर
हम देखते हैं ब्रॉडली 3 अप्रोचेस जो है डेटा प्रोटेक्शन के लिए अभी तक एग्जिस्ट है। पहला है यूएस ने फॉलो किया लेजिस फेयर अप्रोच एंड डज नॉट हैव एन ओवर रैचिंग डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। यूएस कोर्ट ने हाउएवर उन्होंने कलेक्टिवली रिकग्नाइज किया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए और वहाँ पे लिमिटेड प्राइवेसी होनी चाहिए। ओके, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिया गया है। फिर यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 मैंने आपको पढ़ाया है, जीडीपीआर, उसमें उन्होंने बोला कि हर काइंड के पर्सनल डेटा को आपको डील करना है और जो भी डेलिनेटिंग राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं पार्टीज़ को उसको डिटेल में बताना है। फिर चाइना जो अप्रोच फॉलो की है, द इशू ऑफ डेटा प्रोटेक्शन प्राइमरली फोकस ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ अवर्टिंग नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, मतलब नेशनल सिक्योरिटी को वो हार्म ना करे तो उसके लिए हमको जो हमारे डेटा है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो दीज आर द 3 अप्रोचेस जो हम चाहते हैं कि हम इनमें से कौन सा अप्रोच अपना सकते हैं। तो यूएस ने लेजिस फेयर अप्रोच फॉलो किया, यूरोपियन यूनियन ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन फॉलो किया एंड चाइना ने अपनी दूसरी अप्रोच फाइल की कि जब तक नेशनल सिक्योरिटी नहीं अफेक्ट हो रही है तब तक आप डेटा को यूज़ कर सकते हो और उसको वो मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है, बट अगर नेशनल सिक्योरिटी हमारी हार्म हो रही है तो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द 3 अप्रोचेस रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ द नीड फॉर डेटा प्रोटेक्शन। अब ज़रूरी क्यों है डेटा प्रोटेक्शन? तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या हो रहा है कि हमारी जो पूरी तरह जो हमारी इकोनॉमी है या हम पूरे जनरेशन की बात करें वो हमारी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। तो इनसफिशिएंट अगर प्रोटेक्शन होगा किसी भी डेटा का, अगर किसी भी पर्सन का, तो वो नेगेटिव इफेक्ट होगा उस पर्सन पे और उस कंज्यूमर पे भी कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो that is very important. Now the second is data is a new currency with the increase in user generated data। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो जो वैल्यू ऑफ डेटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है उनको नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए कि वो सिटीजन्स का डेटा जो है, डेटा राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके। टू प्रोटेक्ट डिजिटल सॉवरेनिटी, ऑब्वियसली डेटा जो है अभी के एस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो नेशनल एसेट है हमारा डेटा, तो इसलिए भी ज़रूरी है। डिफाइनिंग एंटाइटलमेंट एक्सपेक्टेड from right to privacy, obviously to meet internationally accepted standard of data protection। ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत लूसिड रूल्स नहीं होने चाहिए, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंडिया को एक लूसिड सेट ऑफ रूल्स बनाने चाहिए कि उनका जो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र है वो मैनेज हो पाए। राइज इन डेटा कलेक्शन ड्यूरिंग पेंडेमिक, ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि पेंडेमिक के टाइम पे हमने आरोग्य सेतु ऐप वो किया जिसके कारण जो है उन सबको इंस्टॉल करने को बोला, उसमें भी हमारा प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारा बिल्कुल सर्विलेंस जो है हमारे उस डेटा का बहुत ही वो होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए और हमारा डेटा जो है वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। ओके, और इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, तो इसलिए हमारा डेटा प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अब चैलेंजेस क्या है डेटा प्रोटेक्शन के लिए? तो इंडिया के पास सबसे पहली बात कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है कि डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। जैसे कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया वो भी अभी तक पास नहीं हुआ है, तो इसलिए भी इंडिया जो है डेटा लोकलाइजेशन की कैपेसिटी में लैक करता है। बिकॉज डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि डेटा जो है वो लोकल तरीके से हमारे इंडिया में ही स्टोर्ड रहे, प्रोसेस हो, कहीं और ना जाए किसी और कंट्री में। तो डेटा लोकलाइजेशन की कैपेबिलिटी भी इंडिया में लैक करती है। फिर मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि डेटा को हम कैसे कलेक्ट करें। बिकॉज ऑफ वेरिसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड इट बिकम्स ओवरवेलमिंग to handle millions and possibly even billions of data records। According to survey by Dell Technologies की अगर बात करें तो around 66% of the respondent in India are concerned that उनका existing data protection जो है वो sufficient नहीं हो पा रहा है because बहुत सारे malware, ransomware threats हैं इसके कारण। ओके, so this is the challenges जो कि data protection में है। अब हम देख लेते हैं data protection in India की बात करें तो इंडिया के पास अभी मैंने बताया कि dedicated legal framework नहीं है data protection के लिए, बट बहुत सारे कुछ एक्ट्स छोटे मोटे जो प्रोटेक्ट करते हैं डेटा प्रोटेक्शन को। फॉर एग्जांपल पहला जो है दैट इज राइट टू प्राइवेसी ऐड किया गया है आर्टिकल 21 में, केएस पुट्टुस्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस आया था उसमें, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आई थिंक 3-4 साल से लगातार ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है। दैट इज राइट टू प्राइवेसी इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट आर्टिकल 21 में इसको इंक्लूड किया गया है। फिर सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया है जो कि प्रोटेक्ट करता है यूजर का डेटा कि आप मिसयूज ना कर पाए, और ये सिर्फ एप्लीकेबल किस पे है? कॉर्पोरेट एंटिटीज, गवर्नमेंट एजेंसी पे एप्लीकेबल नहीं है।
अदर एक्ट्स की अगर बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कॉपीराइट है, ये भी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू की प्रिंसिपल अराउंड डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो अगर बताएं सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इंडिया में 7 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला है टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिज्म। इसका मतलब है कि डेटा जो है इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू टेक इनटू अकाउंट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लाइंस। सेकंड है होलिस्टिक एप्लीकेशन, लॉ मस्ट अप्लाई विद बोथ प्राइवेट एंटिटीज और गवर्नमेंट को दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। इन्फॉर्म कंसेंट, कंसेंट जो है ह्यूमन का होना चाहिए। डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा को मतलब मिनिमाइज करना चाहिए कि डेटा जो है ब्रीच ना हो। कंट्रोलर अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर एनफोर्समेंट एंड डिटरेंट पेनल्टीज। ओके, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स जिस पे डेटा प्रोटेक्शन बेस्ड है। अब कंक्लूजन की अगर बात करें तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही जैसे हमारा डिजिटल इकोनॉमी मतलब डिजिटली हम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो और एक्सपोनेंशियल हमारा डेटा का यूज़ हो रहा है, तो ये हमको बहुत ज़रूरी बन गया है कि गवर्नमेंट जो है एक नेसेसरी स्टेप्स ले कि हमारे डेटा जो है सिटीजन्स के डेटा है उनको प्रोटेक्ट कर सके, तभी जाके कोई भी मतलब सिटीजन्स का ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ और बहुत सारी चीज़ों की तरफ बना रहेगा। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है अभी बहुत ज़रूरी है। सच अ लॉ मस्ट बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्राउंड अप टू द पर्टिकुलर कंसर्न्स ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स कम टू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। कुछ जो हमारे रिकमेंडेशन दिया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने और क्या हमारे फीचर्स हैं उसके, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल डेटा, दैट इज़ डेटा जो इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता हो, दैट इज़ पर्सनल डेटा, वो मैंने बता दिया था। तो इट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा की बात की है। पहला है सेंसिटिव पर्सनल डेटा, दूसरा है क्रिटिकल पर्सनल डेटा और तीसरा है जनरल पर्सनल डेटा। तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा की अगर बात करें तो सेंसिटिव मतलब जो आपके फाइनेंसेस, आपके सेक्शुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक, जेनेटिक्स, ट्रांसजेंडर स्टेटस, इंटरसेक्स सब डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिव, जिसको डेटा अगर ब्रीच हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्रिटिकल पर्सनल डेटा अगर बताएं तो वो डेटा जो गवर्नमेंट और जो भी मिलिट्री और नेशनल से रिलेटेड हो, दैट इज क्रिटिकल पर्सनल डेटा। और जनरल पर्सनल डेटा जो है वो सेंसिटिव और क्रिटिकल में नहीं आता, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ जनरल पर्सनल डेटा। तो ये 3 टाइप से डिफाइन किया है बिल के अंदर। पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है कि नॉन पर्सनल डेटा को भी आप इंक्लूड करिए इस लॉ के अंदर। तो अभी तक क्या है कि सिर्फ पर्सनल डेटा को इस लॉ के अंदर इंक्लूड किया गया है, मतलब बिल के अंदर नॉन पर्सनल डेटा को नहीं इंक्लूड किया गया है। तो नॉन पर्सनल डेटा को भी इंक्लूड करिए इस एक्ट के अंदर। फिर एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो बिल जो है वो गवर्न करता है कि प्रोसेसिंग जो है पर्सनल डेटा का वो 4-5 लोग कर सकते हैं। पहली है गवर्नमेंट, दूसरी है कंपनीज जो इंडिया में ही रहती हैं, वो फॉरेन कंपनीज डीलिंग विद पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया, फॉरेन कंपनीज वो कलेक्ट कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है डेटा जो इंडिया में है। तो ये हो गई एप्लीकेबिलिटी। अब ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूसरी, फिड्यूसरी कौन है? वो एंटिटी और वो इंडिविजुअल जो डेटा को कलेक्ट करते हैं उनको हम फिड्यूसरी बोलते हैं। ओके, जो पर्सनल डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो पर्सनल डेटा जो है बिल के अंदर क्या दिया है वो हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो बिल के अंदर बोला गया कि पर्सनल डेटा जो है प्रोसेस्ड होगा वो फॉर एक लॉफुल पर्पस, स्पेसिफिक और क्लियर पर्पस के लिए यूज होगा। जितने भी डेटा फिड्यूसरीज हैं जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसका मतलब वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स रखेंगे, सच एज सिक्योरिटी सेफगार्ड्स जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी इंस्टीट्यूट करेंगे कि जो भी कंप्लेंट्स है इंडिविजुअल की पर्सनल डेटा से रिलेटेड उसको एड्रेस कर पाए। ओके, अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या हमको रिकमेंड किया है कि कंपनीज जो है वो रिपोर्ट करेंगी डेटा विद इन 72 आवर्स। अगर ब्रीच हो रहा है किसी का भी डेटा तो 72 आवर्स के अंदर ही कंपनीज जो है रिपोर्ट करेंगी। मैंडेटरी डिस्क्लोज करेंगी डेटा को अगर इंफॉर्मेशन जो है डेटा प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल को अपॉइंट किया जाएगा एज अ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि अल्टीमेटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वायलेशन और लैप्सेस की। और एडिशनल कंप्लाइंस जो है कंपनी को देनी पड़ेगी जो कि एक्सक्लूसिवली चिल्ड्रंस के डेटा के साथ डील करे। तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है। फिर आते हैं राइट्स ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, द इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड। डेटा प्रिंसिपल कौन होते हैं? जिनका डेटा कलेक्ट होता है। और डेटा फिड्यूसरी कौन होते हैं? जो डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अब जिनका डेटा कलेक्ट होता है उनके क्या क्या राइट्स हैं? तो ऑब्वियसली आप फिड्यूसरी से कंफर्मेशन ले सकते हो कि डेटा आपको रखना है या नहीं रखना है। रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आप अब उस डेटा को ना रखें जो भी पर्सनल डेटा उनका कलेक्ट किया है।
फिड्यूसरी ने इफ इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, अगर वो ज़रूरी नहीं है तो उस डेटा को ना रखें. इट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू बी फॉरगेटन विच विल अलाउ यूजर्स टू इरेज देयर पर्सनल डेटा पब्लिश्ड ऑनलाइन. जो भी ऑनलाइन डेटा पब्लिश्ड है तो उसको आपको राइट टू फॉरगेटन राइट भी दिया गया है कि आप उस डेटा को इरोज करवा सकते हैं. ओके. अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है कि कोई भी चेंजेस सेक्शन में ना किया जाए जो कि अलाउ करता है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा विदाउट अ पर्सन कंसेंट्स इफ इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट और इशू ऑफ लाइसेंस सर्टिफिकेशन परमिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ एनी एक्शन और एक्टिविटी. ओके. तो इसके लिए भी फिर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो होते हैं उनको क्या दिया है, तो बिल ने डिफाइन किया है कि उन इंटरमीडियरीज को इंक्लूड करिए जो कि ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं यूज़र्स और कस्टमर के बीच जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए. तो सारे इंटरमीडियरीज जो हैं विच हैव यूजर्स अबव नोटिफाइड थ्रेशोल्ड एंड हुज एक्शन कैन इम्पैक्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ऑर्डर हैव सर्टेन ऑब्लिगेशन विच इंक्लूड प्रोवाइडिंग अ वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर यूजर्स इन इंडिया. ओके. तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए भी एक इसके अंदर इंक्लूड किया गया है. अभी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनाया है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको अलाउ नहीं करना है कि ऑपरेट करें जब तक पेरेंट कंपनी जो है टेक्नोलॉजी हैंडल कर रही है. ऑफिस जो है पेरेंट कंपनी का वो इंडिया में सेटअप है. सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं विच डू नॉट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी, जो भी इंटरमीडियरी की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं वो एज अ पब्लिशर ट्रीट किए जाएंगे और उनको अकाउंटेबल किया जाएगा जो भी वो कंटेंट डाल रहे हैं. फिर स्टैट्यूटरी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लाइन पे सेटअप की जाएगी जो कि रेगुलेशन करेंगे सारे चीज़ों का. फिर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो तो मैंने बताया था कि उनको बिल ने सेटअप किया है पार्लियामेंट्री डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि सारे स्टेप्स लेगी इंडिविजुअल्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए. ओके. फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो सेटअप करें, बट वो लॉ को रेगुलेट करेंगे टू हाउ डेटा इज़ मैनेज एंड प्रोसेस, एंड जो भी यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे उनसे बाउंड होंगे सारे केसेस में, नॉट जस्ट क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी. ठीक है. तो यूनियन गवर्नमेंट जो भी बोलेगी तो उनको बाउंड होना पड़ेगा. फिर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा आउटसाइड इंडिया, तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करे मे बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया फॉर प्रोसेसिंग, अगर इंडिविजुअल का कंसेंट है तभी, वरना तो नहीं. क्रिटिकल पर्सनल डेटा सिर्फ इंडिया में ही प्रोसेस्ड होगा, और पर्सनल डेटा अदर देन सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पर्सनल डेटा डोंट हैव सच 51 इंसेंटिव्स 51 मैंडेट्स, तो उनको जो है वो करेंगे. ठीक है. तो इसमें बोला है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर करेगी और प्रोनाउंस करेगी एक एक्सटेंसिव पॉलिसी 51 इंसेंटिव्स 51 के लिए, इंश्योर करें कि जो भी कॉपीज़ है सेंसिटिव और क्रिटिकल पर्सनल डेटा की वो फॉरेन एंटिटीज़ से पजेस ना, वो टाइम अगर वो ले रहे हैं तो वो एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर लौटा दे. डेवलपमेंट करना है एक ऑल्टरनेटिव इंडिजीनियस फाइनेंशियल सिस्टम फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ऑन लाइन्स ऑफ रिपल एंड स्टिक्स. गवर्नमेंट ने बोला है कि एक इस्टेब्लिश करिए एक मैकेनिज्म फॉर फॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ फॉर ऑल डिजिटल एंड IoT डिवाइसेज दैट विल इंश्योर इंटेग्रिटी ऑफ ऑल सच डिवाइसेज विद रिस्पेक्ट टू डेटा सिक्योरिटी. नाउ लेट्स कम टू एग्जेम्पशंस क्या दिए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एग्जेम्प्ट कर सकती है उन एजेंसीज को जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ एक्ट, अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया की, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी 51 इंसेंटिव ऑफेंस रिलेटिंग टू अबव मैटर्स. प्रोसेसिंग जो है पर्सनल डेटा को वो तब भी एग्जेम्प्ट होगा अगर फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द विल फॉर सर्टेन अदर पर्पज सच एज प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस, पर्सनल एंड डोमेस्टिक जर्नलिस्ट पर्पज के लिए. तो ये सब केसेस में डेटा आप पूरी तरह ले सकते हो बिना कंसेंट के. ठीक है. तो इन सब केसेस में ले सकते हो. तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सजेशन बहुत सारे मेंबर्स जो दिए थे, आर्ग्यूइंग दैट कि उन्होंने बोला है कि बैलेंस की ज़रूरत है, नेशनल सिक्योरिटी, लिबर्टी और प्राइवेसी जो है इंडिविजुअल की, तीनों में बैलेंस की ज़रूरत है. और डिसेंट नोट बाय मेंबर्स इंक्लूड आर्ग्यूमेंट्स लाइक पब्लिक ऑर्डर शुड बी रिमूव्ड एज अ ग्राउंड. उन्होंने बोला पब्लिक ऑर्डर को रिमूव करिए एग्जेम्पशन से, जुडिशियल और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट करिए सच उस ग्रांट करिए उन एग्जेम्पशंस पे, और देयर शुड बी एन ऑर्डर इन राइटिंग विथ रीजंस फॉर एग्जेम्प्टिंग अ सर्टेन एजेंसी फ्रॉम एम्बिट ऑफ द लॉ. मतलब राइटिंग में आपको ऑर्डर देना पड़ेगा. ओके. सो दिस इज द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. तो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो ज़रूरी है, इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे पॉइंट्स याद करने हैं. ओके. नाउ लेट्स कम टू रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉ एनफोर्समेंट. तो लॉ एनफोर्समेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो प्राइम मिनिस्टर ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले ये देखते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी बोला है कि हमको फ्यूचर टेक्नोलॉजी इट मीन्स जैसे कि हमारी डेटा मतलब
बिग डेटा हो गए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, तो ये सब यूज़ करना है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जो भी ग्रास रूट रिक्वायरमेंट है हमारे उसकी, और डेवलप इंटर ऑपरेबल टेक्नोलॉजीज है उनको डेवलप करने के लिए, जो कि हमारे पुलिस फोर्सेस को बेनिफिट कर सके पूरे कंट्री में। अब टेक्नोलॉजी जो है लॉ एनफोर्समेंट में यूज़ होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली है सब कॉमन टेक्नोलॉजीज़ क्राइम सर्विलेंस में, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गए, ड्रोन्स हो गए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स हो गए, तो ये सब जो है हमारे पुलिसिंग के लिए यूज़ होते ही होते हैं। तो सबसे पहले बॉडी वॉर्न कैमराज इन कार वीडियोस, फिर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, ऑटोमेटिक टैग एंड लाइसेंस प्लेट रीडर्स, फिर गूगल ग्लास, बायोमेट्रिक्स एंड हैंड हेल्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। तो ये आप जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, इट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एम गोइंग वेरी फास्ट, सो यू कैन रीड इट बाई योर सेल्फ। ओके, नाउ लेट्स कम टू सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग। तो सबसे पहले अगर बात करें जाए तो इंडिया में पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो जो है 150 पर 100,000 अगेंस्ट यूएन रिकमेंडेशन 222। ठीक है, तो यूएन ने रिकमेंड किया है कि 222 पुलिस होने चाहिए हमारी 1 लाख पब्लिक के लिए, पर हमारे यहाँ इंडिया में अगर बात करें तो 150 पुलिस है 1 लाख पब्लिक के लिए। अब टेक्नोलॉजी जो है देयरफॉर वो एक मल्टीपल फोर्स की तरह एक्ट करती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, तो पहला इम्प्रूविंग पब्लिक पुलिस इंटरफेस, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट सिटीजन्स जो है इंडिया के उन ड्रेड द आइडिया ऑफ हैविंग टू गो टू द पुलिस स्टेशन, मतलब वो नहीं जाते हैं। तो डिजिटल एक्सेस अगर हम प्रोवाइड करेंगे पुलिस को और सिटीजन्स को तो बहुत कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो पंजाब पुलिस ने सिटीजन फेसिंग पोर्टल साज जो है लॉन्च किया है, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि वो डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट और जो भी इंफॉर्मेशन है स्टोलन व्हीकल्स और लॉस्ट मोबाइल्स की, तो वो जाके उन सब चीज़ों के केसेस को देख सकते हैं। दूसरा है क्राइम प्रिवेंशन के लिए ऑब्वियसली बिग डेटा जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा कि हम कैसे क्राइम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें, हॉटस्पॉट को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि फेस रिकग्नाइज करेगा टू जो भी क्राइम सीन्स है उनमें। फिर क्राइम डिटेक्शन टेक्नोलॉजी जो है ऑब्वियसली हेल्प करेगी हमारे जो क्रिमिनल्स के फुटप्रिंट है उसको डिटेक्ट करने में। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें तो मोबाइल फॉरेंसिक्स जो है वो यूज्ड होगा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए कि कॉन्टैक्ट फोटोज एसएमएस ये सब देख सकें। अवेयरनेस जनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी रियल टाइम इंटीग्रेशन। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट जो कि इसलिए ज़रूरी है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर इंडिया में बात करें हमारे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड ऐप बनाया है, वो सेटअप किया है। फिर उड़ीसा पुलिस ने एमओ साथी करके लाया है ह्यूमन वुमेन को हेल्प करने के लिए। और महाराष्ट्र पुलिस ने एन ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि फिंगरप्रिंट्स डिजिटल डेटाबेस है फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स का जो भी क्रिमिनल्स हैं उनका। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द चैलेंजेस। तो सबसे पहले ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, ऑब्वियसली अभी हम प्राइवेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो तो हमने बोला ना कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आपको बनाना पड़ेगा। बट वही है कि आप डेटा तो एक्सेसिव यूज़ हो रही है जितना टेक्नोलॉजी का, उसके कारण जो है हमारे जो पुलिस है उनका मतलब जो भी प्राइवेसी है वो ब्रीच होगी। एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन, कोई भी लॉ नहीं है अभी हमने पढ़ा। एक्सपेंसिव अफेयर, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जो है हर दिन अपडेट हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसके लिए हमको एक्सपेंसेस भी चाहिए होंगे। Increased stress for police officials, there is an inherent amount of stress involved with learning and applying many of the advanced technologies because उनको learning इतना ज़्यादा नहीं आती। अब वे अहेड की बात करें तो एड्रेस करना पड़ेगा हमारे पूरे पेरिनियल इश्यूज़ जो है। सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डेटा कैसे यूज़ कर मतलब टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है। रेगुलेशन टेक्नोलॉजीज़, तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हम और फिर डीएनए टेक्नोलॉजी बिल उसको हमको बहुत अच्छे से एक्ट बनाना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की, और डिजिटल ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। अब कंक्लूजन अगर बात करें तो नॉट ओनली डज टेक्नोलॉजी प्रॉमिस टू इम्प्रूव पुलिस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इट मतलब इसमें ये भी है कि हमको हमारी पुलिस भी अडॉप्ट करने के लिए रेडी होनी चाहिए इन सब चीज़ों को, तब जाके बैलेंस बन के चीज़ें को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द कंक्लूजन। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम खुद इतने कैपेबल हों कि चीज़ें बना सकें, तो हमको इंपोर्ट करने में हमको इंपोर्ट ना करना पड़े चीज़ें। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हमारे मोदी जी ने अभी उन्होंने इंडिजीनियसली डेवलप लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है वो हैंड ओवर, जो भी ड्रोन्स है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो उन्होंने हैंड ओवर किया है 3 सर्विसेज को, दैट इज़ आर्मी नेवी एयरफोर्स। उनको अभी उन्होंने
मतलब उनको दिया है। तो मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन स्टोन बनाया ₹400 करोड़ का, जिन्होंने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। ये जो फर्स्ट यूनिट है झांसी नोड ऑफ यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दैट वुड कम अप ऑन 183 acres, laying emphasizes on gaining self reliance in defense. He highlighted that कंट्री का मंत्र क्या है, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, जो कि हमारे आर्म फोर्सेस के लिए किया गया है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमको मूव करना है। तो इवोल्यूशन अगर बताएं कि इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से हुआ, तो इंडिया का डिफेंस 53 इंसेंटिव can be divided into 5 different phases. From independence to mid 1960 की अगर बात करें तो 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ओपन की गई। फिर सेल्फ सफिशिएंसी जो है हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो है इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिफाइन करते हैं। 1960s से 1980s की अगर बात करें तो सेल्फ रिलायंस जो टर्म है वो रिप्लेस किया सेल्फ सफिशिएंसी को, और लाइसेंस प्रोडक्शन और डायरेक्ट परचेज जो है वो रिमेन रहा हमारा प्रीडोमिनेंट कोर्स ऑफ एक्शन रहा। मिड 1980s से टिल द अर्ली 2000 तक अगर बात करें तो फोकस शिफ्ट हुआ को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन की तरफ, और इंडिया और रशिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट दैट इज ब्रह्मोस एग्रीमेंट। फ्रॉम मिड 2000 टू लेट 2014 की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 100% पार्टिसिपेशन जो है प्राइवेट सेक्टर को बोलेंगे डिफेंस प्रोडक्शन में करने के लिए। फिर ऑफसेट क्लॉज वगैरह आए। 2014 से प्रेजेंट तक अगर बात करें तो सेल्फ रिलायंस जो है वो हमने मेक इन इंडिया के में इनिशिएटिव में जोड़ दिया। लाइक प्रीवियस फेसेस अगर बात करें तो गोल जो है सेल्फ रिलायंस का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में वो अचीव होगा थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और देयर हैज़ बीन ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक विल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो दीज आर द फेजेस जो हमने वो किए। अब इश्यूज क्या है कि सेल्फ रिलायंस हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, मतलब क्या है कि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। जो भी डिफेंस प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैंने अक्टूबर मंथ की जो मैंने पढ़ाई थी आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब रशिया से जो डिफेंस मैन्युफैक्चर है वो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, या यूएस से हो गया। तो हम इंपोर्ट में मतलब जो भी चीज़ें हैं, कुछ पार्ट्स हो गए, चीज़ें हो गई, तो हम उसको इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो कैग की 2011 की रिपोर्ट है, तो उन्होंने बताया कि 90% जो है हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है हमारे जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हैं उनको बनाने में। फिर एब्सेंस ऑफ एन ओवर रीचिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो मेन चैलेंज क्या है कि हम सेल्फ रिलायंस को अचीव करने में कि हमारे पास कोई भी प्रैग्मेटिव ओवर रीचिंग पॉलिसी नहीं है, इंसेंटिवाइजेशन जो पॉलिसी नहीं है जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर सके। फिर एब्सेंस ऑफ मैकेनिज्म टू मॉनिटर सेल्फ रिलायंस, कोई भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जो रिव्यू कर सके हमारी प्रोग्रेस को, चीज़ों को। फिर लैक ऑफ सिनर्जी अमंग स्टेक होल्डर्स। रामा राव कमिटी जो है उन्होंने पॉइंट किया कि हमारे पास जो R&D एजेंसी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो यूजर्स है, हमारी जो DRDO, उनमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब कोई भी इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है किसी को सॉल्व करने के लिए। फिर कॉस्मेटिक एम्फोसाइजेस ऑन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट। अनलाइक इन अदर कंट्रीज अगर बात करें जहाँ पे क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं कौन, इंटीग्रेटेड और प्रोफेशनल एजेंसीज प्रिपेयर करते हैं। हमारे इंडिया में वो टास्क जो है इंडिविजुअल सर्विस हेडक्वार्टर्स जो है वो प्रिपेयर करते, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज़ इतना अच्छा नहीं रहता है। और फिर हो गया लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो तो हमने बता ही दिया कि लेस देन 1% जो है हम इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्स्टिकल्स फेस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनके बीच में। फिर तो ये सब पॉइंट्स हो गए जिसके कारण हमारा जो है डिफेंस सेक्टर इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। अब जो की फैक्ट्स हैं वो आप एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रही हूँ। नाउ लेट्स कम टू रीसेंट इनिशिएटिव जो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहला डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि हमको जो टर्नओवर है हमको अचीव करना है 25 बिलियन, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स जो है हमको $5 बिलियन तक करना है 2025 तक। फिर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोट कर सके। फिर पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लिस्ट प्रिपेयर की है 2209 आइटम्स की, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि
जो देयर वुड बी एन एम्बार्गो ऑन इम्पोर्ट बियॉन्ड द टाइम लाइन इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया है सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए। फिर कंड्यूसिव एफडीआई पॉलिसी, एफडीआई जो है डिफेंस सेक्टर में 74% कर दी है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, और जो 100% थ्रू बाय गवर्नमेंट रूट। फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हर स्टेट में, जैसे कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, जहाँ पे वो ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से टाई अप करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, कि आप जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सके हमारे चीज़ों को यूज़ करने में। ओके, सो दीज आर द इनिशिएटिव। नाउ लेट्स कम टू द रोड अहेड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको एक डेटा बैंक क्रिएट करना है कि सेल्फ रिलायंस तक हम जा पाए। तो डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हम कैसे प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कितना हम इनडायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, ड्राइंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ एडवांस कंट्रीज सच एस यूके, ऑस्ट्रेलिया को, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये सब चीज़ें भी वो फॉलो कर रहे हैं। फिर फॉस्टरिंग इनोवेशन थ्रू बोर्ड ऑफ रिसर्च फॉर एडवांस्ड डिफेंस सर्विसेज, दैट इज ब्रैड्स। तो रामाराव कमेटी ने रिकमेंड किया है कि आप ब्रैड्स को क्रिएट करिए उस फंक्शन उन लाइन्स पे जैसे कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है यूएसए में क्रिएट हुई है। फिर कंड्यूसिव फ्रेमवर्क पॉलिसी बनानी है, फाइनेंशियल पॉलिसी, अदर मेजर्स, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, ठीक है, टाइमलाइन और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है। फिर सिसोदिया कमेटी रिकमेंडेशन, उन्होंने बोला है कि इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट जो है इन फॉर्मुलेशन विद क्वालिटेटिव रिजोल्यूशन के थ्रू करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो दिस इज द आई थिंक टेक्नोलॉजी जो है हम डिफेंस सेक्टर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द ड्रग्स ट्रेड। तो दैट इज़ द फोर्थ टॉपिक। तो अगर हम ड्रग्स ट्रेड्स जो है वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू 2021 वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की आई है, अफगानिस्तान ओपियम प्रोडक्शन जो है वो 5th ईयर में बहुत ज़्यादा है, अंडरमाइनिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द वॉर टॉर्न नेशन फॉर बीइंग द हब ऑफ ग्लोबल ड्रग ट्रेड। ठीक है, तो बहुत सारे नेशंस को वो कहीं ना कहीं काउंटर कर रहे हैं। तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में जो है 37% इंक्रीज़ हुआ है हमारा ओपियम प्रोडक्शन जो है। अफगानिस्तान जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है विद द कोलैप्स ऑफ अफगानिस्तान इकोनॉमी, ड्रग्स जो है वो मेजर सोर्स है रेवेन्यू का तालिबान के लिए। ठीक है, तो एक बार वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है ये आप आगे जाके पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं यूज़ बता रही हूँ। तो नाउ लेट्स कम टू द ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स अगर बात करें तो इंडिया जो है एक हब है, ट्रांसिट हब है, एज वेल एज डेस्टिनेशन है हमारे पूरे ड्रग्स का, जो कि और इंडिया जो है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के बीच में लाई करता है। तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट 2 बार मैं पढ़ा चुकी हूँ और ड्रग के रिलेटेड भी पढ़ा चुकी हूँ। तो गोल्डन क्रेसेंट जो है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को बोलते हैं, और गोल्डन ट्रायंगल जो है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को बोलते हैं। ओके, तो ये है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड कंट्रोल 2020 की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है इंडिया उन कंट्रीज़ में एक है जहाँ पे हाईएस्ट कल्टीवेशन और प्रोडक्शन होता है कैनबिस का। ओके, तो आई थिंक अक्टूबर में मैंने पढ़ाया, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए आप प्लीज़ इसको ये मत बोलिएगा कि मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, विद इन इंडिया अगर बात करें तो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, और फॉलोड बाई पंजाब एंड मुंबई एंड दिल्ली। रीजन्स जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के वो है क्योंकि ओपियम प्रोडक्शन अफगानिस्तान में इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण डिमांड जो है हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, और फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी का कन्वीनियंस भी होता है इसके कारण। अब ग्लोबल ड्रग ट्रेड पैटर्न्स जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो पैटर्न्स कैसे हैं, कोकेन और ओपिएट्स का। ग्लोबल ड्रग मार्केट एक्सपैंडिंग और मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कुछ फैक्टर, इनकम आई, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, जिसके कारण हमारा ड्रग भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द ड्रग्स ट्रेड एज सिग्निफिकेंट थ्रेट कैसे है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कैसे हमारा ड्रग्स जो है, हम ड्रग ट्रेड्स जो कर रहे हैं ड्रग का, वो कैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करता है। तो सबसे पहले ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्सपर्टीज़ को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो पठानकोट जब अटैक हुआ था तो टेररिस्ट जो है इंडिया में एंटर किए थे पाकिस्तान के थ्रू, और द रूट्स ट्राइड एंड टेस्टेड बाय द ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग ट्रैफिकर्स थे उन्होंने टेस्ट किया था। फिर नार्को टेररिज्म, बिकॉज इट इज़ द नेक्सस बिटवीन दैट ड्रग ट्रैफिकर्स और क्रिमिनल नेटवर्क और टेररिस्ट, जिनका एम होता है कि वो नेशंस को डिस्टेबलाइज कर सके वो यूज़ करके। फिर टेरर फंडिंग, बहुत ज़्यादा इलीगल सेल होता है नारकोटिक्स और ड्रग का, जिसके कारण टेरर फंडिंग भी की जाती है। एनकरेजेस ड्रग कंजम्पशन, क्योंकि बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है
हैं वो अगर ड्रग के केसेस में आ गए तो एनकरेज हो जाते हैं, ड्रग को ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। इम्पैक्ट ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशन, बिकॉज पॉलिटिकल जो हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस है वो सब भी कहीं ना कहीं हार्म होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जो है ये एक डेटा ड्रिवन ग्लोबल एनालिसिस है ड्रग पॉलिसीज़ का, और उनका इम्प्लीमेंटेशन ये एक एसेंशियल अकाउंटेबिलिटी और इवोल्यूशन मैकेनिज्म है ड्रग पॉलिसी का। ये जो प्रोजेक्ट है ये हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम का प्रोजेक्ट है। इसमें 75 इंडिकेटर्स से बना हुआ है, रनिंग अक्रॉस 5 ब्रॉड डायमेंशंस, दैट इज क्रिमिनल जस्टिस, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, एक्सेस टू इंटरनली कंट्रोल मेडिसिन एंड डेवलपमेंट। नॉर्वे एंड न्यूजीलैंड जो है वो लीडिंग कंट्रीज़ हैं हमारे हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और हेल्थ ड्रिवन ड्रग पॉलिसीज़ में। ब्राज़ील, युगांडा एंड इंडोनेशिया जो है वो बॉटम 3 में आते हैं, और इंडिया का रैंक 18 है आउट ऑफ 30 कंट्रीज़। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द मेजर्स जो भी इंडिया ने लिए हैं। तो इंडिया ने एक मेजर्स लिया है, दैट इज़ लेजिस्लेशन बनाया है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और जो भी हमारे कल्टिवेशन होता है, किसी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उन सबको रेगुलेट करते हैं, जो भी ड्रग्स होते हैं हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं। फिर फिजिकल सिक्योरिटी इंश्योर करता है बाय पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस। फिर नशा मुक्त भारत एनुअल प्लान जो है 2272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में लाया गया है। फिर एलिसिटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम द नेबर्स, 7 बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स बनाए हैं ड्रग को कन्वेंट करने के लिए, और कोऑपरेटिंग विद वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन कन्वेंशन, सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो ये सब जो है ये आते हैं। फिर रीजन फॉर पार्शियल सक्सेस इन प्रिवेंटिंग ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, बिकॉज ऑफ सो मैनी एक्ट्स उन्होंने बनाने के बाद भी बहुत ज़्यादा पार्शियल सक्सेस ही हो पाया है। क्यों? बिकॉज लो प्रायोरिटी दिया है उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और सिस्टमैटिक इश्यूज भी हैं जैसे कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बहुत सारी एजेंसीज के बीच, करप्शन ज़्यादा है, इंटेलिजेंस फेलर है, ठीक है, मैन पावर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, तो इसके कारण जो है ये फेलर हो रहा है, पार्शियल सक्सेस भी हो पाया है इन एक्ट्स का। अब वे अहेड की अगर बात करें तो दो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेजिस्लेशंस बनाए हैं अचीव करने के लिए कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट कर सके, बट ड्रग ट्रैफिकिंग जो है दो चीज़ों से प्रिवेंट हो सकती है। पहला तो है कि ट्विन गोल्स होने चाहिए, ड्रग सप्लाई कौन कर रहा है और डिमांड कौन कर रहा है, उनके सोर्स को पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी लॉज हैं उनमें जो लूप होल्स हैं उनको हटा के उनको और अच्छे से बना के और इवन जनरेशन अवेयर करके लोगों को ये सब चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स में दो टॉपिक हैं, उसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो इंडियन ओशियन नवल सिम्पोजियम, ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। तो अभी 7th एडिशन जो है इस कॉन्क्लेव का हुआ है, वो होस्ट किसने किया है? फ्रेंच नेवी ने होस्ट किया है पेरिस में। IONS क्या है? ये एक इंडियन नेवी ने बनाया है 2008 में, फॉरम है कि वो मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है नेवीज़ के बीच में उनको एनहांस करने के लिए, जो भी लिटोरल स्टेट है इंडियन ओशियन रीजन में उनके लिए ये जो है ओपन एंड इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है कि वो डिस्कशन कर सकते हैं जितने भी मैरीटाइम सेक्टर्स होते हैं, मैरीटाइम इश्यूज होते हैं उनके बारे में। ओके, तो ये जो है लिटोरल स्टेट जो है इंडियन ओशियन रीजन के उनका है। फिर INS विशाखापट्टनम, तो INS विशाखापट्टनम जो है एक P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि रिसेंटली अभी दी गई है इंडियन नेवी को। ये इवेंट मार्क्स फॉर्मल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर। इंडिया जो ने इंडिजिनियसली डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है वो बनाया था 1990s में विथ 3 दिल्ली क्लास P-15 वॉरशिप, एंड वो फॉलो किया गया 3 कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर कमीशन किया गया था। ठीक है, अब प्रेजेंटली अगर बात करें तो P-15B जो है विशाखापट्टनम क्लास, ये जो है 4 शिप्स में से एक है जो कि विशाखापट्टनम, मरमगांव, इम्फाल एंड सूरत जो है लॉन्च की गई। तो अभी विशाखापट्टनम जो है वो भेजी गई है। अब आते हैं वेला भी मैंने आपको बताया है, ये एक 4th सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट 5 के अंदर लॉन्च की गई है। पहले कलवरी, खंदेरी, खरांज थी, ये 3 थी। ये जो है वेला जो है ये 4th है, इंडियन नेवी को अभी डिलीवर की गई है। प्रोजेक्ट 75 जो है उसके अंदर हम 6 सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होती हैं। स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो मल्टीफेरियस टाइप्स ऑफ मिशंस को परफॉर्म कर सकती है, जैसे एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग एंड एरिया सर्विलेंस। ये सबमरीन्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कहाँ की जा रही है? मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में की जा रही है। फिर डिफेंस एक्सरसाइजेस की अगर बात करें तो कॉर्पेट जो है इंडिया थाईलैंड के बीच में, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जिसे बोला गया है। शक्ति 2021 इंडिया फ्रांस का है। सिटमैक्स ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया सिंगापुर थाईलैंड के बीच में। सागर शक्ति एक्सरसाइज जो है ये एक मेगा मल्टी एजेंसी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कच्छ में कंडक्ट की गई है इंडिया
इंडिया को टेस्ट करने के, इंडिया के कॉम्पैक्ट रेडीनेस को टेस्ट करने के लिए। फिर एक्सरसाइज दोस्ती जो है वो मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका के बायएनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार होती है। फिर आते हैं ऑपरेशन संकल्प। तो इंडिया नेवी शिप ट्रिकन जो है वो अभी करंटली डिप्लॉय की गई है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान रीजन में एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो है इंडिया नेवी का पार्ट है, वो इंडिया नेवी का पार्ट है कि जो फ्रंट लाइन शिप है उस रीजन में उनको मेंटेन करने के लिए कि वो सेफ और सिक्योर मूवमेंट कर सके, ट्रेड का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके और मैरीटाइम सिक्योरिटी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प कहाँ पे किए गए? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के लिए। और किस लिए है? जो फ्रंट लाइन शिप्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए इंडियन नेवी का प्रोग्राम है। तो पर्शियन गल्फ रीजन, दिस इज द पर्शियन गल्फ रीजन। ओके, तो इसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है? कतर, बहरीन, इराक, ईरान, अबू धाबी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यू बोलो सबको, यूएई है, ओमान हो गया। ओके, सो दिस इज द पर्शियन गल्फ। तो आप मुझे एक क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कौन सा स्ट्रेट जो है वो जोड़ता है। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कौन जोड़ता है? ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ सिक्योरिटी पार्ट। आई विल स्टार्ट विथ एनवायरमेंट टुमारो। Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.